भारत माता की जय जय माता, जय जय माता, जय श्री राम। आज के इस भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना यूनिट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के इस समावेश में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही संवेदनशील प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय जी किशन रेड्डी जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में मेरे महामंत्री सम्माननीय बंडी संजय जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री DL संतोष जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्षा बहन DK अरुणा जी, हमारे OBC मोर्चा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में मेरे साथी डॉक्टर लक्ष्मण जी, आपके प्रभारी तरुण चुग जी, हमारे चुनाव के प्रभारी और वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर जी, हमारे सुनील बंसल जी, हमारे वरिष्ठ साथी एटला राजेंद्र जी, P मुरलीधर राव जी, सुधाकर रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी हमारे वरिष्ठ सांसदगण और हमारे यहाँ हमारे वरिष्ठ साथी एटला राजेंद्र जी, P मुरलीधर राव जी, सुधाकर रेड्डी जी, यहाँ उपस्थित मंच पर सभी हमारे वरिष्ठ सांसदगण और हमारे यहाँ एकत्र आए तेलंगाना के सभी जिला से हमारे प्रदेश के कार्य समिति के सदस्यगण और प्रदेश के पदाधिकारीगण और हमारे सभी विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी, सहप्रभारी और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज ये बड़ा समावेश कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, चुनाव से पहले यहाँ पर आप दिन भर आज विचार विमर्श करके आगे का योजन बना करके पार्टी को किस तरीके से आगे ले जाना है, उस पर आप सब लोग चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथी और प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी जी ने आपके सामने सारी बातें बड़े तफसील से, बड़े इत्मीनान से और बड़ी गहराई में उन्होंने सारी राजनीतिक बातें रखी हैं। आप सबको हिंदी समझ में आता है ना? इंग्लिश में तो नहीं बोलना? तो बहुत ही इत्मीनान से उन्होंने सारी बातें आपके सामने रखी हैं और आप भी चुनाव के पूर्व अपने आप को तैयार कर रहे हैं ताकि चुनाव के मैदान में भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो, भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हो और इसलिए आप मुद्दों से, नीतियों से और लोगों को अपने साथ जोड़ने की छोटी मोटी जो उसकी बारीकियां हैं उसको समझकर मैदान में लैस होकर के लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे समय में मुझे कुछ बातें आपके ध्यान में लाने की जरूरत महसूस होती है, क्योंकि जब हम चुनाव में जाते हैं तो हमको ध्यान में होना चाहिए कि हम सबसे अच्छे अस्त्र शस्त्र से लैस हैं। हमें ध्यान में होना चाहिए कि हम मुद्दों के आधार पर सबसे ताकतवर स्थान पर खड़े हैं। हमें ध्यान में होना चाहिए कि हम उस पॉलिटिकल पार्टी, उस राजनीतिक दल के नेता हैं और दल के कार्यकर्ता हैं जिसके बारे में कोई भी विषय हमें काट नहीं सकता, हम अकाट्य खड़े हैं। और इसीलिए उनको स्मरण कराना ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। मित्रों, आप चुनाव में जाएंगे,
आपको राष्ट्रीय मुद्दे, आपको प्रदेश के मुद्दे, आपको इलाके के मुद्दे, ये आपको प्रश्न के रूप में सामने देखने को मिलेगा। हमें अपने उत्तर के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और मैं कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तेलंगाना के एक एक गांव में जाकर के हिम्मत के साथ कह सकता है कि देश के भी विकास का समाधान बीजेपी के पास है, प्रदेश को भी आगे ले जाने का समाधान बीजेपी के पास है और इलाके का विकास का भी समाधान किसी और के पास नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास है। और जब हम आपसे ये बात कहते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि आज हर वर्ग का सशक्तिकरण करने का काम, द empowerment of every section of the society has been done by none other but by only NDA government led by Bharatiya Janata Party and led by Prime Minister Narendra Modi, that we have to understand. और उसके सफलता का आभास, सफलता की चीजें वो हमें यहां भी तेलंगाना की धरती पर भी मिला है। आपको किशन रेड्डी ने बहुत तफसील से बताया है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश में, दुनिया में देश की धमक बनी है और दुनिया में देश की धाक बनी है और दुनिया में देश को लोगों ने माना है, सराहा है, एक ताकत माना है, तो उनके अथक प्रयास ने भारत के आम आदमी को भी ताकत देकर के भारत को मजबूत किया है। इसलिए हमारा फोकस क्या था, आपको बताना होगा। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, ये हमारी ताकत, इसको सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं पत्रकार बंधुओं से बोलूंगा, आप ध्यान में लें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को, 80 करोड़ जनता, approximately 70% of the population was given प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में 5 किलो राइस और 5 किलो wheat and 1 किलो pulse, and this has been continued। और इससे क्या हुआ, और इसमें भी आप समझ लीजिए, 80 करोड़ में 1 करोड़ 90 लाख यानी 2 करोड़ लोग कहीं और के नहीं हैं, तेलंगाना के साथी हैं, जिनको यह राशन मिल रहा है, ताकि कोई भी गरीब भूखा न सोए, ताकि किसी के घर में बिना अन्न के सोने की न हो, उसके 2 वक्त की भोजन की व्यवस्था हो। And the number is 2 crores here in Telangana and 80 crores in the country। और इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा यह हुआ, और मैं सबको कहूंगा, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, गांव-गांव में पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बताओ कि आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल गए हैं। इसको आपको याद रखिए। And it is not me who is saying, it is the International Monetary Fund, IMF says that 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 साल में निकाल दिया। अब मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहूंगा, ये श्रीमती इंदिरा गांधी का 1971 से चला आ रहा गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, आपने तो गरीबी हटा दिए, रखा ही नहीं। और यहां नरेंद्र मोदी ने 5 साल के अंदर 13.5 करोड़ लोगों को गरीब की रेखा से निकाल दिया। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि भारत में अति गरीबी, एक्सट्रीम पॉवर्टी,
has been reduced by less than 1%. 1% से भी कम हो गया है अति गरीबी। और फिर मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा, ये इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है, IMF बोल रहा है। ये है अंतर। और 2 करोड़ लोग हमारे तेलंगाना के हैं। चुनाव के ये मुद्दे हैं। केसीआर पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं अभी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, सालों तुमने राज किया, साल के साल तुमने राज किया, क्या तेलंगाना की तस्वीर तुमने बनाई थी? और बची कुची कसर थी वो केसीआर ने पूरी कर दी, छोड़ा ही कुछ नहीं। आप देखिए, अगर मैं बात करूं विकास के दृष्टि से, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना, 4 करोड़ पीपल हैव बीन गिवन आवास, 4 करोड़ लोग। और मित्रों, यहां मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मैं बार बार सुनाता हूं, मैं फिर सुनाऊंगा, क्योंकि पूर्णमासी की इज्जत तब होती है जब अमावस्या ध्यान में हो, जब अंधेरा ध्यान में हो, तो आपको लाइट की और सूरज की रोशनी का फर्क पता चलता है। When I was an MLA in 1993, there was a scheme called as Indira Awas Yojana. And my BDO, Block Development Officer, used to come to me, और वो मुझसे कहता था, नड्डा साहब, आपको 2 पंचायत में 1 इंदिरा आवास की योजना की स्कीम मिली है, बताओ किसको दें। मैं कहता था, इस धर्म संकट में क्यों डालते हो, क्यों ये पाप मेरे ऊपर करते हो, ये तुम ही रख लो, जिसको देना उसको दे देना, मेरे जिम्मे ये पाप मत चढ़ाओ। ये मैंने 1993 में देखा है। और आज मुझे खुशी होती है कि आज 4 करोड़ मकान मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दे दिए, और आपके यहां 2.5 लाख मकान तेलंगाना की धरती पर भी बन रहे हैं, और उसके लिए पैसा दिया है। लेकिन हमारे यहां केसीआर वो क्या था, डबल बेडरूम, अरे सिंगल ही मिल जाता, कहां गया वो डबल बेडरूम? मिला भाई? तो ये है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो मोदी जी का प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपको आवास देता है, ये भी आपको समझना चाहिए। स्वच्छ भारत, महिलाएं यहां बैठी हैं, आपको शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन मैं राजनीति में बचपन से इंटरेस्ट रखता रहा हूं। Ram Manohar Lohia in 60s, he stood in parliament, and he said in parliament in 1960s that I feel ashamed. मुझे शर्म आती है कि जब मैं नेशनल हाईवे से गुजरता हूं और मेरी जीप जब चलती है, तो मेरे आगे आगे महिलाओं का झुंड पानी की बोतल लेकर के अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए सड़कों की तरफ जाती है और खेतों की तरफ जाती है। क्या है ये भारत? ये 1966 में कहा था, 60s में कहा था, सॉरी। किसी ने चिंता नहीं की। इंतजार था तो प्रधानमंत्री मोदी जी का था, जिन्होंने 12 करोड़ इज्जत घर बना करके 12 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया। 12 करोड़ लाइफ विद डिग्निटी, यू कुड नॉट लिव अ लाइफ विद डिग्निटी, एंड हियर इन तेलंगाना 31 lakh such toilets have been made. That means 31 lakh children, ladies have been given the dignified life to lead. और जब मैं 12 करोड़ बोलता हूं और 31 लाख बोलता हूं, तो 31 लाख बहनें ही नहीं होती है, 31 लाख बच्चे भी होते हैं और 31 लाख परिवार भी होता है। ये भी हमको समझना चाहिए। कैसा देश था? किसने रोका था? कौन बता रहा था? क्या कर रही थी कांग्रेस पार्टी? क्या कर रहे थे बाकी लोग? अगर मैं बात करूं उज्ज्वला योजना की, आज खुशी होगी आपको, उज्ज्वला योजना में बहनों के लिए 300 रुपए की सब्सिडी हो गई है, और उज्ज्वला योजना में 12 करोड़ बहनों को, 9 करोड़ बहनों, 9.5 करोड़ बहनों को उनको आज गैस मिल रहा है। मुझे आपका नहीं मालूम, मैं बार बार लेकिन सुनाना चाहता हूं। मेरे गांव में माताएं बहनें 5 बजे सुबह उठती थी, 5 बजे जंगल में जाती थी, लकड़ियां काट के लाती थी, और लकड़ियां काटने में भी झगड़ा हो जाता था। तुम कहीं मेरे पेड़ से तो नहीं काट रहे, तुम कहीं मेरे पेड़ से तो नहीं काट रहे। बेचारी झगड़ा भी सहती थी, बोझा उठा के लाती थी, गीली लकड़ियां होती थी, चूल्हा जलाती थी,
गीली लकड़ी होने के चलते धुआं होता था, धुआं अपने फेफड़ों में लेती थी, आंखों से पानी आ जाता था, रसोई में रहना मुश्किल होता था, तब भी वो चूल्हा जला करके लोग बच्चों को रोटी खिला करके स्कूल भेजने का प्रयास करती थी। आज मोदी जी ने 9.5 करोड़ लोगों को, 9 करोड़ 50 लाख बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाई है। 5 मिनट में चाय पिलाओ, आधे घंटे में खाना खिलाओ, परिवार को सुखी रखो, ये ताकत दी है, ये फर्क आया है। अगर मैं बात करूं आयुष्मान भारत का, मुझे खुशी है प्रधानमंत्री जी ने ये काम मुझे ही दिया था, क्योंकि मैं स्वास्थ्य मंत्री था। 50 करोड़ लोग, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, ये सब लोग जितने यहां बैठे ना, सब MP MLA हैं। ये सब चिट्ठियां लिखा करते थे, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, इसका बाईपास होना है, इसका ये होना है, इसका ये होना है, इसको 1.25 लाख रुपए चाहिए, इसको 1.5 लाख रुपए चाहिए। आज 50 करोड़ लोगों को, 10 करोड़ 74 लाख परिवार को मोदी जी का आयुष्मान भारत हर साल 5 लाख रुपए दे रहा है। ये सारी बातें मैं क्यों आपको बोल रहा हूं? क्योंकि आज अगर दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, तो देश में भी गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, इनको ताकत मिल रही है। किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें अगर, तो 11 करोड़ 78 लाख यानी अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ किसान को 6,000 रुपए हर साल मिल रहा है। आप बताइए, इससे किसानों का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ? एम्पावरमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? और उसी में अगर मैं संख्या बताऊंगा आपको, तो अगर 11 करोड़ हुआ है तो उसमें 38,50,000 तेलंगाना के किसान हैं जिनको कि किसान सम्मान निधि मिली। ये 38 लाख किसानों से आप पूछिए तो जरूर कि बोलो मोदी जी का आपको किसान सम्मान निधि मिला कि नहीं मिला? उससे आपको ताकत मिली कि नहीं मिली? जल जीवन मिशन 100% हो गया है आपके यहाँ, 100%। और यहीं पर किशन रेड्डी हम आपके साथ गए थे, संजय बंडी हम आपके साथ गए थे, हमारे लक्ष्मण जी आपके साथ गए थे, जब यहाँ पर बिकॉज ऑफ बैड वाटर उनके हेल्थ कंडीशंस को असर पड़ रहा था, उनके हाथों का असर पड़ रहा था, उनके दांतों का असर पड़ रहा था। आज आपको स्वच्छ फ्लोराइड के कारण, आज आपको स्वच्छ जल 100% पहुंचाने का काम किया, तो वह भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। अगर आज जब दुनिया एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया कोरोना के मार के चपेट से निकलने का प्रयास कर रही है, तो द ब्राइट स्पॉट इज ओनली इंडिया। दिस यू शुड रिमेंबर, द ओनली ब्राइट स्पॉट, द स्टेबल इकोनॉमी इज ओनली इंडिया, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इज ओनली इंडिया। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ कि कोरोना के बाद दुनिया के देशों में फ्री बीज दिए गए और मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और अपने गांव के लोगों को मजबूती करने के लिए ताकत देने का काम किया। इसके कारण नाउ इंडिया इज फ्रॉम 10th to the 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। अब गांव के आदमी को अब बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? और उनसे कहना पहले तेलंगाना जीतना है और साथ साथ दिल्ली जीतना है और फिर से दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनानी है मोदी जी के नेतृत्व में। इस बात को हमको कहना है, इस बात के लिए हमको काम करना है। और इसीलिए मैं आपके सामने ये सारी बातें रख रहा हूं। आज मोबाइल में, आज स्टील में, आज टॉय इंडस्ट्री में, आज फार्मास्यूटिकल्स में, आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत ने एक लंबी छलांग लगा करके आज मजबूती की ओर जा रहा है। ये अपने आप में बताता है कि किस तरीके से भारत का परिवर्तन का काम चल रहा है। अभी हमारे सामने किशन रेड्डी ने बताया कि 6 लाख करोड़ रुपए दिए गए अपने विकास के दृष्टि से, 9 लाख क्षमा करिए, 9 लाख करोड़ रुपए दिए गए इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से। और आपको जानकर के खुशी होगी कि इस साल इसी काम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सारे देश में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च हुआ। हर तरीके से विकास, रोडवेज,
हाईवेज, एयरवेज और जहां पानी है वहां वाटरवेज, हर पर काम चल रहा है। आप बताइए, आपको हाईवेज दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? तेलंगाना में दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? आप सब लोग अपने अपने स्थानों से 3 से 4 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते? आपकी गाड़ी की स्पीड 90 से ऊपर होती है कि नहीं होती है? भाई जरा संभल के चलो। मैं तो आपको वही बोलूंगा जो आवश्यक होती है। 90 मीन्स दैट यू आर एट ईज, बट एट द सेम टाइम देयर इज द स्पीड विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन ये हाईवेज के कारण हुआ, रोडवेज के कारण हुआ। मेरे टूर प्रोग्राम में कल लिखा हुआ था 56 किलोमीटर्स और नीचे लिखा हुआ था 30 मिनट्स। मैंने कहा यार 56 किलोमीटर 30 मिनट्स। अब आप समझो इसका मतलब क्या है। पहले क्या लिखा होता था? 56 किलोमीटर्स। अब आपने मेरा जवाब दे दिया। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेवलपमेंट। इसलिए रोडवेज, हाईवेज, रेलवेज, सिकंदराबाद का रेलवे स्टेशन को मोस्ट मॉडर्नाइज्ड रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है कि नहीं बनाया जा रहा है? आपकी डबल लेनिंग चल रही है कि नहीं चल रही है? एयरपोर्ट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? विकास के नए आयाम लिखे जा रहे हैं कि नहीं लिखे जा रहे हैं? एम्स का शिलान्यास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो गया बीबी नगर में। ये सारे विकास के काम। अभी बताइए, ट्राइबल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की प्रधानमंत्री जी की नहीं की? अब बताइए, प्रधानमंत्री जी ने एक दिन में 8,000 करोड़ रुपए का और दूसरे दिन 14,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया कि नहीं किया? ये तेलंगाना को तोहफा है कि नहीं है? अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने तो पैसा दे दिया, लेकिन अगर यहां बैठा केसीआर गड़बड़ करेगा, जो करेगा ही, तो उसको हटाना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है कि नहीं है? तो तुमको जमीन पर काम करके कमल खिलाना जरूरी है कि नहीं है? अगर जरूरी है तो अपने काम में जुट जाओ। मोदी जी ने पानी, पैसा और विकास के सारे का सारा तेलंगाना को दे दिया है। तुम्हारे तेलंगाना के लोटे में छेद नहीं होना चाहिए, इसकी चिंता करनी चाहिए। आपको समझना पड़ेगा विकास किस तरीके से होता है, कितना विकास हुआ। कभी 8,000 करोड़ रुपए, कभी 14,000 करोड़। विकास पे विकास और घोषणाएं, सारी की सारी चीजों को पूरा करना। तो इस तरीके से आप बताइए, टर्मरिक बोर्ड की घोषणा हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? अब ये जनता को बताना है कि नहीं बताना है? ये जनता को बताने का काम आपका है और उनको बताना है कि इससे तेलंगाना का विकास कैसे जुड़ा है। उसी तरीके से आप बताइए, नागपुर विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आप बताइए, ग्रीनफील्ड हाईवे वारंगल टू खम्मम और खम्मम टू विजयवाड़ा काम चल रहा है कि नहीं? ये विकास के नए काम है कि नहीं? भारतमाला परियोजना में 2,460 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये विकास रेलवे लाइन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 500 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है जैकलार और अपने कृष्णा के बीच में। तो उसी तरीके से हमारे अन्य प्रोजेक्ट्स के तहत अभी ये यूनिवर्सिटी को 5 बिल्डिंग समर्पित हुई कि नहीं हुई? तो ये सारे विकास कब हो रहे हैं? ये तब हो रहे हैं जब मोदी जी ने नारा लिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इस बात को लेकर के आगे चलने का हम लोगों ने काम किया है। मित्रों, एक बात मैं और आपको कहना चाहूंगा। विकास के तो मैं कई विषय आपके सामने रख सकता हूं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि भारतीय जनता पार्टी को ही यह प्राउड प्रिविलेज है कि दिस इज द ओनली पार्टी विच हैज बीन कंसिस्टेंट राइट फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। बाकियों ने रास्ते बदले, समय के अनुसार अपनी नीतियां बदली, समय को देखते हुए और समय की नजाकत को समझ करके अपने स्टैंड को बदला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया
और जो नहीं कहा वो भी करके दिया, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज ठीक है, तेलंगाना बनने के बहुत बहुत बड़े बड़े चैंपियन आ जाएंगे, लेकिन 1997 था ना वो, 1997 आंध्र, जॉइंट आंध्र की धरती पर, प्योर आंध्र की धरती पर काकीनाडा में प्रस्ताव पारित करने की हिम्मत थी तो भारतीय जनता पार्टी। अभी चर्चा हुई, सुषमा स्वराज जी ने इसको सपोर्ट किया, हम सब लोग पार्लियामेंट में थे, राज्यसभा में थे, हम लोगों ने सपोर्ट किया, हम लोगों ने इस बात के लिए ताकत दी, प्रदान किया। यह ठीक है कि केसीआर आकर चुनाव में जीते और उन्होंने इस विषय को आगे बढ़ाया। मैं यहां आपको सिर्फ केसीआर की बात नहीं करूंगा, केसीआर के साथ साथ देश का भी परिदृश्य रखना चाहूंगा। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक विशेष राजनीतिक मुद्दे से गुजर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने नेशनल पार्टी होते हुए भी रीजनल एस्पिरेशंस की अनदेखी की। ये देखो, गहराई से समझने वाला विषय है, बिकॉज नेशनल पार्टी कांग्रेस एट दैट टाइम ignored the regional aspirations of the people of the region, or that is why slowly regional parties grew up in every state. And the same way this Telangana Rajya Samiti also came the same way, because the national aspirations were ignored for a long time. The regional aspirations में regional parties खड़ी हो गई। अब धीरे धीरे और बहुत तेजी से, धीरे धीरे लेकिन बहुत तेजी से, ये रीजनल पार्टीज आर कन्वर्टेड इनटू फैमिली पार्टीज। और मैं आपके सामने तस्वीर बनाना चाहता हूं। शेख अब्दुल्ला का बेटा फरूक अब्दुल्ला लड़ रहे थे जम्मू कश्मीर की लड़ाई। फरूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं ऊपर से शुरू कर रहा हूं, जम्मू कश्मीर से। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर की लड़ते थे, लेकिन अंत में इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ फैमिली पार्टी। मुफ्ती मोहम्मद, इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू अ फैमिली पार्टी। महबूबा मुफ्ती, पर फैमिली पार्टी। पंजाब, अकालियों की लड़ाई लड़ते लड़ते प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, रिड्यूस्ड टू अ फैमिली पार्टी। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी राज करती थी। दे हैव नंबर ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। आज कांग्रेस के पांव उखड़े और 24 करोड़ की जनता में अब भारतीय जनता पार्टी लड़ती है तो एक रीजनल पार्टी से लड़ती है, समाजवादी पार्टी से। अब नाउ समाजवादी पार्टी क्या है? समाजवादी पार्टी मुलायम, अखिलेश, डिंपल, रेस्ट फुल स्टॉप। फैमिली पार्टी बीजेपी लड़ रही है, नेशनल पार्टी। आप बिहार आइए, मैं कल पटना था, कौन सी पार्टी है? आरजेडी, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, फुल स्टॉप, फैमिली पार्टी। आप बंगाल आइए, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, किसकी पार्टी है? पीसी भाईपो। पीसी मतलब बुआ, बुआ मतलब ममता, और उनका भतीजा मतलब भाईपो, वो अभिषेक बैनर्जी। उसके बाद बाकी सबकी छुट्टी, बजाओ झंझना बजाओ, फैमिली पार्टी। झारखंड आइए, किससे हम लड़ रहे हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, उसका भाई, उसकी पत्नी, बाकी छुट्टी। आप उससे नीचे आइए, वाईएसआर, जगन रेड्डी, फैमिली, और बहन भी दूर हो गई। और आप तेलंगाना आ जाइए, केसीआर, केटीआर, ऑल टीआर, भाई, भतीजा, दामाद, बेटी, बाकी सब
अब आप जानते हैं परिवार में कौन कौन है, लेकिन क्या ये देखो, ये टीआरएस लिखे या बीआरएस लिखे, ये भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है, ये भ्रष्टाचार रिश्वत समिति है और ये परिवार की पार्टी है। आप जरा इससे थोड़ा और नीचे चले जाइए, करुणानिधि, स्टालिन, उदयनिधि। आप जरा थोड़ा पश्चिम की ओर चले जाइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले, बाकी छुट्टी, शिवसेना, उद्धव और आदित्य, बाकी छुट्टी। और अब कांग्रेस पार्टी भी कोई नेशनल पार्टी नहीं रह गई है, सोनिया, राहुल, प्रियंका, बाकी। इसलिए मित्रों ये याद रखो, द ओनली पॉलिटिकल पार्टी नाउ which is fighting as a national party is Bharatiya Janata Party. And not my words, today or tomorrow, it will be Bharatiya Janata Party in every state where with ideology, party will be working for the strong nation. कोई कर नहीं सकता, मैं कभी भी इन परिवार वाली पार्टियों से डरता नहीं हूं। या तो भाई भाई में झगड़ा होने वाला है, यार कहां घूम रहे हो तुम। और परिवार को कभी भी भारत की जनता की मानसिकता सपोर्ट करने की नहीं रहेगी। ये विचारों पर चलने वाला देश है, ये आइडियोलॉजी पर चलने वाला देश है, ये मुद्दों पर चलने वाला देश है। ये किसी परिवार की आरती करने वाला देश नहीं है। ये भारत का प्रजातंत्र किसी का गुलाम नहीं हो सकता। ये भारत का प्रजातंत्र विचारों के साथ स्वच्छंद होकर के विचारों की लड़ाई लड़ने वाला प्रजातंत्र है। इसलिए कल भी तुम्हारा है, आज भी तुम्हारा है, आपको आगे बढ़ना है। अब यहां के हम भ्रष्टाचार के बारे में क्या बोले, आकंठ डूबे हुए हैं, आकंठ। किशन रेड्डी ने बहुत आपको बड़े तफसील से बता दिया है क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं किया। लेकिन मैं तेलंगाना के युवाओं से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसी सरकार चाहते हो जिसमें मैट्रिक के क्वेश्चन आंसर लीक हो जाए? क्या आप चाहते हो ऐसी सरकार जो 12वीं के क्वेश्चन लीक हो जाए? और क्या आप ऐसी सरकार चाहते हो जो तेलंगाना के पब्लिक सर्विस कमीशन के क्वेश्चन लीक हो जाए और 30 लाख युवाओं को चूना लग जाए? ऐसी सरकार को लॉक, स्टॉक एंड बैरल छुट्टी करने की आवश्यकता है, लॉक, स्टॉक एंड बैरल। और मित्रों याद रखो, ये लड़ाई और कोई नहीं लड़ सकता, ये कोई और नहीं लड़ सकता, बाकी सब समझौता कर जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उन्होंने महबूब नगर के भाषण में बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया है किस तरीके से केसीआर चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने तय किया है, भ्रष्टाचारियों के साथ समझौता नहीं होगा, लड़ाई लड़ी जाएगी और आगे बढ़ा जाएगा। इसलिए मित्रों, आप कमर कस लो, तैयार हो जाओ, ये चुनाव तुम्हारा है। हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना चाहिए। और मेरा संदेश है केसीआर को, ये जुल्म ढाने वाले जितने आए ये सब समाप्त हो गए। और क्या हुआ? भ्रष्टाचारी, तुष्टीकरण, परिवारवाद, इससे ज्यादा आप इससे अलग कहां हो आप? आज आप रजाकारों से हाथ मिलाते हो, रजाकारों से कोई शर्म नहीं आती। और हैदराबाद की जनता को और तेलंगाना की जनता को मुझे बताना पड़े कि रजाकार ने क्या क्या आतंक ढाए थे आपके ऊपर, मानवता पर क्या क्या प्रश्न खड़े किए थे। मित्रों, ये लड़ाई आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, ये तेलंगाना के भविष्य के लिए लड़ रहे हो, ये तेलंगाना के विकास के लिए लड़ रहे हो, और ये लड़ाई देश को मजबूत बनाने के लिए लड़ रहे हो। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप जाएं लैस होकर के, घर घर, गांव गांव में संदेश पहुंचाएं। छाती तान करके आप लोगों को बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही आपको विकास के साथ जोड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में ही तेलंगाना आगे बढ़ेगा और विकसित तेलंगाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तेलंगाना।